सत्यता नहीं है। अयोध्या का राजा श्री राम थे, हैं और रहेंगे। और जिस तरीके से फैज़ाबाद में बातें चल रही हैं, संसद में स्टेटमेंट जो अखिलेश यादव जी का आया है कि अयोध्या के राजा अवधेश पासी जी हैं, कितना सहमत हैं इन बातों से? पूरा सहमत है। चुनाव पूरे हिंदुस्तान में चुनाव शुरू से जातिवादी पे रहा है और ये भी आप देखिए पीडीए गठबंधन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कोई अगड़ों की बात नहीं करता। अगड़े इस देश के नागरिक नहीं है, वो भी इस देश के मैं इस समय आया हूं फैज़ाबाद में अयोध्या के, और लोगों से जानूंगा कि अवधेश पारसी को लेकर क्या लोगों की सोच है, और यहाँ की जनता बताएगी कि जो स्टेटमेंट अखिलेश यादव ने उनको लेकर दिया है, अयोध्या के राजा कौन है। अयोध्या के राजा अवधेश पारसी हैं। तो यहाँ की जनता है, बहुत प्यारी जनता है, ये बताएगी कि अवधेश पारसी कौन है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार पांडे। आप अयोध्या फैज़ाबाद के हैं? जी, मूल निवासी। मूल निवासी है। तो मूल निवासी हैं, तो आप क्या सोचते हैं अवधेश पारसी के बारे में? क्या वो अयोध्या के राजा हैं? राजा नहीं, सांसद हैं। सांसद हैं जी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बोला है कि उनका स्टेटमेंट है कि अवधेश पारसी जो है अयोध्या के राजा हैं, क्या कहना है? कितना बड़ा ये स्टेटमेंट है और कितना आगे बेनिफिट मिलने वाला है इस स्टेटमेंट को? गलत बोल रहे हैं। सांसद को राजा थोड़ी बना दिया जाएगा। राजा राजा होता है, सांसद सांसद होता है। और राजा वाली परंपरा रही कहाँ है? अब तो खत्म हो गई ना। लोकतंत्र में राजा की परंपरा है? आप ही बताइए, राजा की परंपरा है? वो जनता से चुने हुए अयोध्या के सांसद हैं। अयोध्या के सांसद। राजा कौन है अयोध्या का? राजा तो इस अयोध्या के राम है। राम जी है यहाँ के राजा। अयोध्या के राजा राम है। क्या क्या राजा यहाँ पे है? और भी राजा राम, अयोध्या के राजा सीताराम और सिया राम जी, और कोई राजा यहाँ नहीं है। बाकी तिवारी जी बताएंगे, आप बताइए विस्तार से क्या कहना चाहते हैं इस बात? बयान विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक बयान है। ये बसपा के जो एससी वोटर हैं उनको अपने पाले में लाने की एक कोशिश है, क्योंकि वो पासी बिरादरी से आते हैं, बड़े नेता हैं पासी बिरादरी के। उनको वो सम्मान देकर वो एक प्रकार से एक मैसेज देना चाहते हैं एससी कम्युनिटी को कि हम आप के बारे में सोचते हैं। तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक बयान है। बाकी राजा तो दुनिया जानती है कि अयोध्या श्री राम है, वही हैं, वही रहेंगे। उपचुनाव में महागठबंधन को कितनी प्रॉफिट मिलने वाली है? इस सब स्टेटमेंट को लेकर क्या पॉजिटिव होगी कि निगेटिव रिजल्ट आएगा? देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव शुरू से जातिवादी पे रहा है और ये भी आप देखिए पीडीए गठबंधन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कोई अगड़ों की बात नहीं करता। अगड़े इस देश के नागरिक नहीं है, अगड़े सिर्फ वोट डालते हैं और उसके बाद घर बैठ जाते हैं, ना उनको कोई सरकार पूछती है। और जो अगड़ों के नेता भी हैं, जो ठाकुर बिरादरी, लाला बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी से जो नेता हैं, वो भी हमको नहीं पूछते। वो सिर्फ हमको चुनाव समय पूछते हैं। हमारा काम है चुनाव में वोट को डोमिनेट करके वोट दिलवाना, वोट डालना और घर बैठ जाना। उसके बाद फिर 5 साल बाद हमको लोग पूछा जाता है। जब हर सरकार पीडीए कर रही है, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, तो हमारा कोई औचित्य बचा ही नहीं है। हम तो सिर्फ जीने के लिए सांस ले रहे हैं और सांस लेने के लिए जी रहे हैं। देखिए, फैज़ाबाद की जनता है, अवधेश पासी जी को क्या समझती है? क्या उनको राजा समझती है, या सांसद समझती है, या मुखिया समझती है? क्या समझती है? सारी बातें आपके सामने आ रही हैं, और भी लोगों से हम जानेंगे क्या है कहना लोगों का, फैज़ाबाद की जनता का अवधेश पासी जी को लेकर। जिस तरीके से फैज़ाबाद में बातें चल रही हैं, संसद में स्टेटमेंट जो अखिलेश यादव जी का आया है कि अयोध्या के राजा अवधेश पासी जी हैं, कितना सहमत हैं इन बातों से? पूरा सहमत है। वो सच में राजा हैं? राजा फैजाबाद के लिए तो राजा हो ही गए। वो नहीं, अयोध्या के राजा हैं उन्होंने कहा है। राजा तो कोई होता ही नहीं है। अब जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो राजा नहीं, सेवक हैं। कितना सहमत हैं आप उनकी स्टेटमेंट? राजा तो यहाँ खाली राजा राम है और ये है सेवक, जनता के सेवक। बाद में अवधेश प्रसाद ने भी अयोध्या में संतों के सामने कहा कि उन्होंने गलती से बोल दिया था, मैं जनता का सेवक ही हूँ। उपचुनाव आने वाला है, और इस पे क्या लगता है, कितना बड़ा इनका प्लस पॉइंट होगा कि माइनस पॉइंट होगा? इस स्टेटमेंट को लेकर जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? अब उपचुनाव में तो उपचुनाव ज़्यादातर सरकार का ही होता है फिलहाल, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करेगा कौन जीतेगा। अगर भाजपा प्रत्याशी चेंज करती है, कोई दूसरा प्रत्याशी लाती है, तो लड़ाई काटेगी रहेगी, जीत हार। देखिए, यहाँ पर सबका यही कहना है कि प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या का राजा सिर्फ प्रभु श्री राम है। आइए और भी लोग
क्या नाम है? मौर्य, मनु कुमार मौर्य। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट आया अखिलेश यादव जी का कि अयोध्या के राजा अवधेश पारसी जी हैं, कितनी सत्यता है इसमें? इसमें कोई सत्यता नहीं है। अयोध्या के राजा श्री राम थे, हैं और रहेंगे। तो इस स्टेटमेंट से उनको क्या लाभ मिलने वाला है इतना बड़ा स्टेटमेंट देकर? कोई लाभ नहीं है, कहीं ना कहीं कोई लाभ होगा तभी तो इतना बड़ा स्टेटमेंट आया। नहीं कोई लाभ नहीं है। बड़ बोलेपन में आदमी बोल जाता है ऐसा। बड़बोलापन है अखिलेश यादव जी का, इसीलिए ये सब बातें आई हैं। जो अभी उपचुनाव आने वाला है उसको लेकर क्या है कहना आपका? कौन आ रहा है, कौन मतलब कितना प्रॉफिट होगा इनको गठबंधन को इसका? देखिए, प्रॉफिट गठबंधन को नहीं होगा, बीजेपी को होगा, जो होना चाहिए। गठबंधन को प्रॉफिट नहीं हुआ। क्या कहना है आपका इस बात को लेकर, जो अवधेश पारसी जी को राजा बोला जा रहा है, बहुत बड़ी उपाधि दी जा रही है, क्या कहना है इस पर? नहीं, राजा बोलना तो गलत है। देखिए, जनप्रतिनिधि हैं तो राजा बोलना तो बिल्कुल गलत है। हो सकता है मुंह से निकल गया हो, उसके लिए उन्होंने अवधेश प्रसाद ने उसकी सफाई भी दी है। और बाकी जनता का सब जो रुझान था वो था ही, आपने देखा ही। अवधेश जी जीत करके आए, अच्छी भारी मतों से जीत करके आए हैं, तो भाई जनता का जो फैसला है वो तो सही है। अवधेश जी यहाँ के हैं, सेवक हैं, सांसद हुए हैं यहाँ के, और उम्मीद है कि मिल्कीपुर में उनका लड़का विधायक भी बनेगा, पूरी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात आवाज, क्योंकि क्या जनता क्वालिटी उनके अंदर दिखती है आपको कि वो आने वाले समय उनका बेटा भी विधायक बनेगा? क्वालिटी उनके अंदर तो है, तभी ना जनता ने उनको चुना। अरे 9 बार से भाई इतनी बार उन्होंने सांसद विधायक रह चुके हैं, जनता उनको चुनती, कुछ देख करके चुनती, काम करते हैं जनता के लिए। आपके जो पूर्व सांसद जी हैं उनसे कोई मिल ही नहीं पाता, वो किसी की सुनते नहीं, कोई काम ही नहीं होता, काम किसी की नहीं सुनते हैं। तो भाई ये भी चीजें देखती है ना जनता। जनता तो काम देखेगी ना, उनको काम से मतलब, उनको थोड़ा मतलब है कि आपने बता दिया, भाषण दे दिया, अच्छा भाषण दे दिया। भैया, हारने का मेन कारण था कि जब यहाँ लोगों का घर टूट रहा था, अधिग्रहण हो रहा था, लोग आ रहे थे, तो ये अगर बस योगी जी का फैसला हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कुछ कर सकते, कम से कम आप जनप्रतिनिधि हो, जनता की समस्याओं को सुनो कि लोगों का मकान गिर रहा है, टूट रहा है, उनको मुआवजा भी सही नहीं मिल रहा है, तो कम से कम वो बात तो आप ऊपर पहुंचा सकते थे ना। आप खुद ही कहो कि नहीं, अब ये तो योगी जी का मतलब है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, पहले हमारा ही चबूतरा टूटा है, ये सब तो बहानेबाजी है ना। आप जनप्रतिनिधि हो तो कम से कम जनता की समस्याओं को भी तो बताओ। 90 बार योगी जी यहाँ आए, उन्होंने जनता से कभी बात ही नहीं की, खाली तोड़ फोड़ मचाए रखे। और ना तो विधायक के पास जाओ तो कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं है, सांसद के पास जाओ हमारी सुनवाई नहीं है। तो भाई जनप्रतिनिधि किस लिए चुना जाता है? जनता की आवाज़ वही पहुंचाएगा ना। हम तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंच नहीं पाएंगे, या हम जाएंगे डायरेक्ट तो डीएम हमारी बात नहीं सुनेगा। ये तो जनप्रतिनिधि काम, जनप्रतिनिधि की बातें नहीं सुनी जाती है, या पता नहीं सुनी जाती है। जैसे उनका फ्री होल्ड कराना है, सबके लिए फ्री होल्ड बंद रहेगा, उनका फ्री होल्ड खुल जाएगा, उनकी ज़मीन फ्री होल्ड हो जाएगी, जनता लगी रहे, पैसा दिया खड़ी रहे लाइन में, उसका नहीं होना है। तो जो काम होते हैं उनके अपने पर्सनल होते हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं है, जनता के लिए खाली बहाना है। जनता को कहीं ना कहीं मुझे लगता है जागरूक नहीं होती। जनता जागरूक इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। जब उनको जानकारी नहीं होती, जनता एक ऐसी ताकत है। मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि विधायक नहीं सुनेंगे, सांसद नहीं सुनेंगे तो क्या सीएम तक जाएंगे हम, तो कैसे पहुंचेंगे? पहुंचने का कोई माध्यम नहीं है। पर जो आजकल दिया गया ऑप्शन दिया गया, सीएमओ ऑफिस नंबर, हेल्पलाइन नंबर, तमाम तरह की सुविधाएं दी गई है। हेल्पलाइन नंबर का मैं आपको ताज़ा उदाहरण बताऊं। मैं लौट रहा था एक फंक्शन से, रात में हाईवे पे एयरपोर्ट वाला जो ओवरब्रिज है उसके सामने एक्सीडेंट हुआ है। मैं आधे घंटे पीछे लाइन में खड़ा था, और जब हम लोग वहाँ पैदल जाके पहुँचे, देखें लड़का मरा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। 112 पे 45 मिनट फ़ोन किया गया, कम से कम 5 बार। तो 1 घंटे बाद 2 सिपाही आए। तो ये है हेल्पलाइन का। और जो है सीएमओ ऑफिस का जो नंबर है, जो जैसे आपने कहा कि रोड खराब है या आपके एरिया में लाइट कंडीशन खराब है, जो भी प्रॉब्लम आती है फेस करनी होती है, विधायक नहीं पूरा करते हैं या सांसद पूरा नहीं करते हैं, या क्षेत्रीय आपको पार्षद जो होते हैं ये लोग भी पूरा नहीं करते हैं, तो उसमें समस्या का समाधान आपके लिए डायरेक्ट सीएमओ ऑफिस का फोन करने का दिया गया है। आप जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, ये पुलिस लाइन वार्ड हुआ करता था, बसफाकुल्ला खां वार्ड है। यहाँ पे जो है पहले यहाँ के नगर निगम के जो प्रेसिडेंट थे विशाल सिंह, अभी यही बगल पीछे हेडिल कॉलोनी है, पूरी आपको कॉलोनी की सारी रोडें जर्जर मिलेंगी, लेकिन उन्होंने 1 रुपये नहीं दिया। पार्षद अर्जी लगाते रह गए लेकिन रोड नहीं मिली। तो ऐसा अधिकारी जो है, आपने बोला मुआवजा नहीं मिला है कितने लोगों को, इसलिए जो है अवधेश आरसी जी आ गए हैं, फिर से अवधेश जी आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो इलीगल जमीनें थी उन्हीं को मुआवजा कहीं ना कहीं नहीं मिला है, सुनने में यही है। अब मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। हमारी ही जमीन पे
भरतद्वार बन रहा है, मेरी ज़मीन खुद की, ठीक है, 35 बीघा मेरी ज़मीन गई है। मेरी जो ज़मीन आन हाईवे है, 3 तरफ से आबादी है, हमको ना हाईवे का मुआवजा दिया गया, ना आबादी का हमको चकमार का मुआवजा दिया गया। हम दौड़ते रहे सांसद और डीएम कमिश्नर के पास लेटर ले लेके, कम से कम एक बार सही मुआयना कराइए वहाँ पे कि चकमार कहाँ पे है। आप अपने तहसीलदार और लेखपाल को बुलवाइए और एक बार फिर से नाप करवाइए। उसकी पैमाइश तक नहीं, अरे बड़ा प्रेशर है, योगी जी का बड़ा प्रेशर है। हमको मुआवजा दिया गया चकमार का, जबकि वहाँ चकमार है ही नहीं। तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, तो मैं क्यों कहूँगा दूसरी बात। और सांसद कह रहे हैं अरे वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ बोल नहीं सकते हम। तो क्या किया जाएगा। हमारा पुश्तैनी ज़मीन आप हमको, जहाँ पे हम 20 लाख रुपए बिस्सा लोग बेच रहे हैं, उस ज़मीन को आप 6 करोड़ रुपए में ले लिए हमारी, तो हम खुश रहेंगे। हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा और उसके बाद जैसे हमारा पूरा परिवार अपराधी हो, पुलिस भेज रहे हो घर पे, उठा ले जाएंगे, मुकदमा लगा देंगे, आके बैनामा करो। ये सब क्या तानाशाही तो हो रही थी। तो उसका जवाब तो, ये तो अच्छी बात, हम लोग के पास कोई मुकदमा नहीं था, नहीं तो हम तो अपराधी हो जाते। तो ये सब कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो ये इन्हीं सब कारणों की वजह से गए हैं, और अगर नहीं सुधार आएगा तो आगे भी बहुत अच्छे से जाएंगे। मतलब इसीलिए भाजपा की हार हुई है। बिल्कुल इसी वजह से हार हुई है। देखिए, यहाँ समझने वाली बातें हैं कि जो हार का कारण, जो मुख्य कारण है क्यों था, ये फैज़ाबाद की जनता है अवधेश पारसी को लेकर क्या सोच रखती है, और जो कमिटमेंट है उस पर भी ये कटाक्ष करने के लिए तैयार है। और जो चीज़ें भाजपा के द्वारा हुई है, बीजेपी के द्वारा हुई है, अयोध्या निर्माण को लेकर जिस तरीके से सबके ज़मीन गए हैं, उसके बारे में भी लोगों ने बखूबी बताया है। आइए, और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या है कहना फैज़ाबाद की जनता का। अखिलेश यादव जी ने संसद में बोला है अवधेश पारसी जो है अयोध्या के राजा हैं। आप बताइए, अयोध्या के राजा कौन है, श्री रामचंद्र जी हैं कि अवधेश पारसी जी हमारे श्री राम है और कोई नहीं। तो अवधेश पारसी जी कौन है ये? अवधेश पारसी बस सांसद है, और क्या है, और कुछ नहीं है हमारे लिए। देखिए, जैसा कि स्टेटमेंट आया है कि अवधेश पारसी जी अयोध्या के सिर्फ सांसद है, फैजाबाद के सिर्फ सांसद हैं। अयोध्या का राजा है तो प्रभु श्री राम है, बाकी कोई नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट सभी का आया है। आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अयोध्या के राजा को क्या नाम दे रहे हैं, किसको चुना जा रहा है अयोध्या का राजा, प्रभु श्री राम को या अवधेश पारसी जी को, अवधेश प्रसाद पारसी जी। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 अयोध्या फैजाबाद। जय हिंद, जय भारत।